हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस के एक चैप्टर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के बारे में। एंड रूल्स भी इसका जो है 1985 ही थे, जो कि 14 नवंबर को भारत के अंदर इन्फोर्स हुआ था। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले अभी आपको बताऊं कि ये जो सारा इसका पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा डिप्लोमा इन फार्मेसी के नाम से। वहाँ पे आप जाकर के उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वहाँ से आप नोट आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे शुरुआत करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट का ये मैंने नोट बनाया है, इसमें कंटेंट क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कुछ इसमें आपको पढ़ना है कंटेंट ऑफ एनडीपीएस, कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, कुछ डिफिनेशंस पढ़नी है। कुछ डिफिनेशंस पढ़ने के बाद आपको इसमें देखना है कि अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स के बारे में, कि कौन कौन से अथॉरिटीज, कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं एनडीपीएस एक्ट में। और नेक्स्ट आपको देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर होती है इसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब नारकोटिक ड्रग की डीलिंग को कंट्रोल करने के लिए। और हमें लास्ट में इसमें पढ़ना है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज रिलेटेड टू एनडीपीएस एक्ट। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत अभी शुरू से एकदम करते हैं और देखते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन है नारकोटिक एक्ट एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 का। ठीक, तो फ्रेंड्स, अभी मैं बात करूं कि नारकोटिक ड्रग्स वे सारी ड्रग्स होती हैं जो कि बहुत हानिकारक होती है, हैबिचुअल एक्शन काज करती हैं बॉडी के ऊपर। तो पहले क्या हुआ करता था, बहुत समय पहले बहुत सारे नियम बनाए गए। इसलिए बनाए गए ताकि जो नारकोटिक ड्रग्स की डीलिंग है उसको बंद किया जा सके। लेकिन पूरी तरह से उसको बंद करना भी संभव नहीं था, क्योंकि अगर पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा तो इसका उपयोग मेडिसिनल चीज़ों को बनाने के लिए भी किया जाता है, तो वो मेडिसिनल चीज़ें कहाँ से बन पाएंगी। तो इस वजह से कुछ ऐसे नियम बनाए गए, उन सभी पीछे के नियमों को खत्म करके कुछ ऐसे नियम बनाए गए जिससे इस पर रोक भी लगाई जाए और इसको कंट्रोल भी किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। देखिए, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आपको दिया है। आपको बता दूं, ये मैंने जो पीडीएफ बनाया है ये कई बुक से मिलगा के बनाया है, और दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इतना पढ़ के जाते हो तो आपका बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। अगर आप से नारकोटिक ड्रग एनडीपीएस एक्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ नहीं पाओगे, आप बिल्कुल करोगे आसानी से। तो इसको जरूर पढ़िएगा। तो इसमें सबसे पहली लाइन देखिएगा, लिखा गया है नारकोटिक वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नार्कोस मीन्स स्लीप। कहने का मतलब आप समझ सकते हो, नार्कोस का मतलब होता है स्लीप, जो कि ग्रीक वर्ड है, और यहां से बना है नारकोटिक वर्ड। कहने का मतलब नारकोटिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होती हैं जो कि स्लीप को इंड्यूस करती हैं। स्लीप को इंड्यूस करने का मतलब स्लीप को प्रेरित करती हैं, हमें नींद आती है। नेक्स्ट है, देयर आर मेनी एक्ट्स रिलेटेड टू दिस एक्ट इन द पास्ट टाइम व्हिच हैव मेनी ड्रॉबैक एंड व्हिच आर रिप्लेस्ड बाय दिस एक्ट। कहने का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे नियम थे, बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए थे, जैसे ओपीएम एक्ट 1857, आप रेड कलर से देख सकते हो, ओपीएम एक्ट 1878, डेंजरस ड्रग एक्ट 1930। ठीक है, तो ये सारे एक्ट जो बनाए गए थे ये पास्ट टाइम में बनाए गए थे, और ये कुल मिला के सब्सटेंटिव लॉ थे। प्रोसीजर लॉ और सब्सटेंटिव लॉ दो प्रकार के नियम होते हैं। तो सब्सटेंटिव लॉ ऐसे नियम होते हैं, ऐसे लॉज होते हैं जो कि केवल पनिशमेंट के लिए बनाए जाते हैं। तो ये ओपीएम एक्ट जो था और डेंजरस ड्रग्स एक्ट जो था ये सब्सटेंटिव लॉ था। कहने का मतलब ये हमें ये नहीं बताता था कि किस प्रकार से खेती करनी है, केवल यही बताता था कि आप अगर खेती कर रहे हो तो आपको, या आप ओपीएम से डीलिंग कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये इसका ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से इसको हटा करके इसको कंसोलिडेट किया गया और एक नया नियम लाया गया 1985 में, नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ठीक, तो ये आपका जो आप पढ़ रहे हो। ठीक, तो अभी देखते हैं क्या कंटेंट होता है एनडीपीएस एक्ट का। एनडीपीएस एक्ट का कंटेंट का मतलब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसमें मुख्यतः दो चीज होती है। पहली देखिएगा, दिस एक्ट कॉन्टेन्स द स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस टू प्रोहिबिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट द ऑपरेशन रिलेटेड टू एनडीपीएस। कहने का मतलब ये जो एक्ट है इसमें बहुत सारे ऐसे सख्त प्रोविजन होते हैं जो कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस
के से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी हो, उसको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो प्रोहिबिट करने के लिए भी प्रोविजंस होते हैं। दूसरा देखिएगा, जो एनडीपीएस एक्ट है ये लाइसेंसिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, मतलब ये एक लाइसेंसिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स एंड पोसेशन ऑफ एनडीपीएस। ठीक है, कहने का मतलब अगर किसी को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है ओपीएम का या नारकोटिक ड्रग्स का, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उनका कल्टीवेशन करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, या उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, या उसको बेचना है, तो उसके लिए ये जो एक्ट है एक प्रकार का लाइसेंसिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब इसके लिए नया लाइसेंस बनता है। तो ये हो गया आपका कंटेंट जो कि है एनडीपीएस का। तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, इजी सी लैंग्वेज है और इसीलिए सारी चीजें सेपरेट करके बताई गई हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनडीपीएस एक्ट। क्या ऑब्जेक्टिव था? जैसा कि आपको मालूम है भैया, एनडीपीएस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो इसमें देखिएगा, टू कंसोलिडेट ऑल लॉज एंड एक्ट रिलेटेड टू एनडीपीएस। कहने का मतलब, कंसोलिडेट का मतलब होता है मिलाना, ठीक है, मर्ज करना। तो ये क्यों बनाया गया? इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये था, जितने भी पुराने जमाने के नियम थे जो कि सही नहीं थे, उनको कंसोलिडेट किया जाए कई नियम को, और आपस में मिलाकर के एक नियम बनाया जाए। ठीक है, तो उसके लिए इसको ये उसका पहला एक ऑब्जेक्टिव है, टू कंसोलिडेट ऑल द लॉज एंड एक्ट रिलेटेड टू एनडीपीएस, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। दूसरा देखिएगा, दिस एक्ट इज कंपोज फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द फास्ट इंक्रीजिंग यूज ऑफ एडिक्टिव मटेरियल। आपको पता है कि अगर कोई भी प्रोविजन नहीं होगा, कोई भी नियम नहीं होगा, तो क्या होगा, तो जो लोग होंगे ना वो आसानी से कोई भी गलत काम कर सकते हैं। और आपको पता है कि ओपीएम या जो भी नारकोटिक सब्सटेंस है ये हैबिचुअल होता है, और इससे नशा होता है तो लोगों को अच्छा लगता है। वैसे भी नशे वाली चीज लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। तो ये जब नियम नहीं था तो जितने भी एडिक्टिव मटेरियल थे उनका यूज जो था वो बढ़ने लगा था, तो उसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या इसका एक उद्देश्य है कि जितनी भी इंक्रीजिंग मतलब एडिक्टिव मटेरियल का इंक्रीजिंग यूज है, इंक्रीजेज यूज है, जो ज्यादा यूज हो रहा है उस यूज को कम किया जाए, उसको उससे लड़ने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। तो लास्ट आपका है इसमें कि इट प्रोवाइड्स द वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस एंड लॉज रिलेटेड टू रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एनडीपीएस। कहने का मतलब जो भी नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है उसके लिए बहुत कठोर प्रोविजंस बनाए गए जिससे उसको रेगुलेट और उसको कंट्रोल किया जा सके, फालतू लोगों के हाथों में ये ना जाए। ठीक, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया जो कि था इस चैप्टर का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और थोड़ी चीजें कंटेंट और ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो आपका है डेफिनेशन ऑफ सम वर्ड्स रिलेटेड टू एनडीपीएस एक्ट। वैसे बहुत कम क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, फिर भी आपको मैंने कुछ चीजें बताई, आप बिल्कुल यहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा मैं इसमें नहीं बताऊंगा, फिर भी चलिए थोड़ा सा। पहला आपका एडिक्ट। एडिक्ट में क्या होता है कि कोई भी हैबिचुअल यूज अगर किसी भी ड्रग का हो जाता है, खास करके नारकोटिक ड्रग का, तो इस चीज को हम बोलते हैं एडिक्शन, और जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं एडिक्ट। जैसे किसी भी चीज की अगर आदत पड़ती है तो इसे बोलते हैं एडिक्शन। ठीक है, लत जिसको कहते हैं, और जो पर्सन लती है, जिसको जिस चीज की आदत पड़ी है, ओपीएम की आदत पड़ गई, उसको बोलेंगे एडिक्ट। दूसरा है नारकोटिक ड्रग्स। तो नारकोटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एडिक्शन काज करती हैं, ठीक है, और इंड्यूस करती हैं स्लीप को। ठीक, नेक्स्ट है आपका साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द बिहेवियर ऑफ द ब्रेन नोन एज द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस लाइक डायजेपाम। कहने का मतलब कि ऐसे आप समझ सकते हो कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के बिहेवियर को अल्टर कर देते हैं, झूठी खुशी का एहसास कराते हैं। ठीक है, तो उस जैसे इसका एक एग्जांपल है आपका डायजेपाम। तो ये तीन जो है और भी आगे हैं, अभी आप फिगर यहाँ पे देख सकते हो, कैनाबिस का है। तो देखिएगा कैनाबिस का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछता है, बहुत ज्यादा नहीं पूछता। कैनाबिस को हम बोलते हैं हेम्प, और ये एक्चुअली इसका जो जीनस है
जीनस जो होता है हेम्प का वो कैनाबिस होता है, जो कि जिसमें चरस और गांजा आते हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअली हम हेम्प के पौधे से ही चरस और गांजा दोनों निर्मित होते हैं, दोनों बनाए जाते हैं। एक्चुअली चरस और गांजे का पौधा एक ही होता है। अब ये कैसे प्राप्त होता है ये देखिएगा। चरस जो होता है वो पौधे का रेजिनल्स पार्ट होता है, ठीक है, जो कि कैनाबिस प्लांट से प्राप्त होता है, और एक कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन होता है ये, या फिर ये लिक्विड। सुनिए, देखिए, अभी आप समझ लीजिए, अगर ये कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन है तो इसे हम बोलते हैं चरस। जैसे रेजिनस और कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन है तो उसको हम बोलते हैं चरस। और अगर वही प्रिपरेशन लिक्विड है, मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है, तो उसको हसीस बोलते हैं, या तो हसीस बोलेंगे या लिक्विड हसीस बोलेंगे। ठीक है, दूसरा होता है आपका गांजा, और जो गांजा होता है वो पौधे के फ्लावरिंग टॉप से प्राप्त किया जाता है या फ्रूटेड टॉप से प्राप्त किया जाता है। जैसे आप इस फिगर में देखिएगा, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, यहां से ये प्राप्त किया जाता है, इसके फ्लावर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका कोका प्लांट। कोका प्लांट जो होता है ये एक प्लांट जीनस, इसका जो जीनस है वो है एरिथ्रोजाइलॉन। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। देखते हैं कोका डेरिवेटिव में, तो कोका डेरिवेटिव के कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें है क्रूड कोकेन, एक्गोनिन और कोकीन। ठीक, जिसमें मिथाइल एस्टर्स होते हैं कोकेन ऑफ बेंजाइल एक्गोनिन, एंड उसके साल्ट्स जो होते हैं वो कोकेन कहलाते हैं। अब ये फिगर आप देखिएगा, ये फिगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है ओपियम का। और ओपियम क्या होता है? ओपियम जो है एक प्रकार का कोआगुलेटेड जूस होता है ऑफ द ओपियम पॉपी एंड इट्स मिक्सचर विदाउट नेचुरल मटेरियल। मतलब इतना समझ लीजिए कि ओपियम का जो प्लांट होता है उससे जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, जो कि कोआगुलेटेड जूस उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओपियम। जैसे आप ये देख लीजिए, अभी आपको यहाँ पे फिगर में जो फल दिखाई पड़ रहा है इसे बोलते हैं ओपियम पॉपी, और यहाँ पे चीरा लगा के जो रेजिन निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ओपियम। ठीक है, तो ओपियम डेरिवेटिव्स हैं कुछ, जैसे मेडिसिनल ओपियम, प्रिपेयर्ड ओपियम, और फेनैंथ्रीन एल्केलॉइड्स, जिसमें मार्फिन है यार, कोडीन एग्जांपल है। और अगला है आपका डाइएसिटिल मार्फिन, यहाँ पे है देख लीजिएगा, डाइएसिटिल मार्फिन जिसको हेरोइन बोलते हैं, और इसके साल्ट्स होते हैं। तो ये सभी ओपियम के डेरिवेटिव्स हैं, आपको केवल एग्जांपल याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका ओपियम पॉपी। आप ये देख सकते हैं, वही ओपियम पॉपी था जो मैंने यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया था, और ये है ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी क्या होता है? प्लांट ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम, अदर स्पीसीज ऑफ पेपेवर इज नोन एज ओपियम पॉपी। तो ये तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ी सी शायद एक गलती हुई है। ये फ्रूट होता है एक्चुअली, जो ओपियम पॉपी होता है ये फ्रूट होता है ओपियम प्लांट का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मतलब पेपेवर सोमनीफेरम का जो प्लांट है उसका जो फ्रूट होता है वो है आपका ओपियम पॉपी। नेक्स्ट है आपका पॉपी स्ट्रा। पॉपी स्ट्रा पे ध्यान दीजिएगा, पॉपी स्ट्रा क्या होता है? अगर हम ओपियम के सीड को निकाल दें, ओपियम के सीड को हटा दें, उसकी पॉपी को हटा दें, तो बाकी का जितना भी, मतलब अगर उसके सीड को हटा दें तो पॉपी का जितना भी मटेरियल होता है वो ओपियम पॉपी होता है। ठीक है, सॉरी पॉपी स्ट्रा होता है, हाँ वो पॉपी स्ट्रा होता है। ठीक है, स्ट्रा मतलब खराब चीजें। तो नेक्स्ट और आखिरी देखिएगा इलिसिट ट्रैफिक। तो देखिएगा इलिसिट ट्रैफिक का मतलब क्या है? इलिसिट ट्रैफिक का मतलब होता है इलीगल ट्रैफिक ऑफ द ओपियम। इसके बारे में आपको देखना है कि अगर कहीं भी इलिसिट ट्रैफिक आता है तो उससे आपको क्या क्या समझना है। अगर कोई भी व्यक्ति कल्टीवेट करता है कोका प्लांट्स को या गैदर करता है कोका प्लांट के किसी भी पोर्शन को, तो वो इलिसिट ट्रैफिक के अंतर्गत आएगा, मतलब ये एक इलीगल काम है। ठीक है, दूसरा है आपका कल्टीवेटिंग द ओपियम पॉपी और एनी कैनबिस प्लांट। सेम है कि अगर आप ओपियम पॉपी से डील कर रहे हो, किसी भी तरीके से उसको कल्टीवेट कर रहे हो। अगला है एंगेज इन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पोसेशन, सेल्स, परचेज, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कंजप्शन, इंटर-स्टेट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट टू इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ऑफ एनडीपीएस। तो ये भी आपका इलिसिट ट्रैफिक में आता है। नेक्स्ट है आपका गिविंग प्रेमिसेस फॉर द अबव एक्टिविटीज। जैसे कि अब इतना समझ लीजिए, अगर आप अपना घर किसी को दे देते हो इन सारे कामों के लिए, जैसे वो या तो बेचने के लिए या मतलब रखने के लिए, वेयर हाउसिंग करने के लिए अपना आप घर देते हो, अपना प्रेमिसेस देते हो किसी को, तो ये भी एक इलिसिट ट्रैफिक है और इसके लिए भी आपको जुर्माना लग सकता है या आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक है, एक ऑफेंस है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंसिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
फॉर एनी ऑफ द एबव एक्टिविटी, अगर आप किसी भी एक्टिविटी के लिए ऊपर जितनी भी दी गई, जैसे आप कल्टीवेशन करना है, परचेज करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, प्रोडक्शन करना है, उसके लिए अगर आप पैसा देते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और आपको पकड़ा जाता है तो भी आप ऑफेंस के अंतर्गत आओगे। तो ये है आपका इलिसिट ट्रैफिक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका हार्बोरिंग द पर्सन इंगेज्ड इन द एबव एक्टिविटी। कहने का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति ओपीएम या नारकोटिक ड्रग से डील करता है और आप उसको अपने घर में शरण देते हो या फिर आप उसका बचाव करते हो तो भी आपके ऊपर एक जुर्माना लग सकता है। मतलब ये भी एक प्रकार का इलिसिट ट्रैफिक है। ये बात आपको यहाँ पे पढ़नी है। कहने का मतलब इलिसिट ट्रैफिक मैंने आपको जो बताया इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि इतना समझ लीजिए कि जो ये सारे कौन कौन से काम हैं जो कि इलीगल हैं ओपीएम एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, वही इसमें आपको बताया गया है। तो ये हो गया आपका कुछ चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स की, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। तो इसमें 3 कंटेंट्स दिए गए हैं, 3 प्रकार के ऑफिसर्स और 3 प्रकार के ऑफिसर्स कह सकते हो, अथॉरिटीज भी होती हैं, जिसमें है मीजर फॉर प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैक्टिंग एब्यूज ऑफ नारकोटिक ड्रग और इलीगल ट्रैफिक देयर इन। दूसरा है ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और तीसरा है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी। ठीक है, पहला है मीजर फॉर प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैक्टिंग एब्यूज ऑफ नारकोटिक ड्रग्स इलीगल या इलिसिट ट्रैफिक देयर इन। इसमें क्या है आप देखिएगा, इसमें लिखा गया है टू प्रिवेंट इलीगल ट्रैफिक एंड मिसयूज ऑफ एनडीपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक मीजर इन द फॉलोइंग मैटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अथॉरिटीज बनाती है जिसके द्वारा कहीं भी जा करके जहां भी प्रेमिसेस है, जहां भी ओपीएम की डीलिंग हो रही है वहां के मेजर्स ले सकती है। ठीक, तो इसमें देखिए कुछ फॉलोइंग मैटर्स हैं, कुछ मैटर्स दिए गए हैं, किन किन मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट जांच कर सकती है। तो इसमें पहला है आपका वर्किंग मैनेजमेंट बाय वेरियस ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज अंडर दिस एक्ट and all the officers who are involved in the enforcement of the provision of this act। ठीक है, कहने का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी अथॉरिटी बना करके, उसकी अथॉरिटी होती है कि वो कहीं भी जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है जो कि इस एक्ट के अंतर्गत काम कर रही है, उनके मेजर्स ले सकते हैं, उनका वर्किंग मैनेजमेंट देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेल्पिंग ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज इन फॉरेन कंट्रीज टू प्रिवेंट द इलिसिट ट्रैफिक ऑफ एनडीपीएस। अगर जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है या अथॉरिटीज होती हैं वो हेल्प करती हैं किसी भी अथॉरिटीज की जिससे फॉरेन कंट्री में जो इलीगल ट्रैफिक है उसे रोका जा सके। एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंसर्न करती है अथॉरिटीज के साथ में एनडीपीएस के कि बाहर जो भी मटेरियल जा रहा है फॉरेन कंट्रीज में, जो भी इलीगल ट्रैफिक हो रहा है एनडीपीएस का, उसको रोका जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट मेजर रिक्वायरमेंट एज पर द इंटरनेशनल कन्वेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, आफ्टर केयर, रिहेबिलाइजेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ एडिक्ट्स। कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है कि जितने भी एडिक्ट्स हैं उनको उनकी आइडेंटिफिकेशन किया जाए, उनको का ट्रीटमेंट किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए और उनका आफ्टर केयर, रिहेबिलाइजेशन, ये सारे काम किया जाए। रिहेबिलाइजेशन का मतलब होता है जैसे दोबारा से जिससे उनको देख रेख करना, जिससे वो दोबारा से जाकर के फिर से एडिक्ट ना हो जाए। ठीक है, पांचवा है आपका other matters regarded as suitable by the central government for the purpose of this act and preventing the use of narcotic drugs and psychotropic substance and illegal traffic। तो अभी आप इतना समझ लीजिए, बहुत सारे और भी मैटर्स होते हैं। इस लाइन में यही लिखा गया कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स भी होते हैं जिनकी बातों का पता लगाना सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी और उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, देखिए एक रेड कलर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बहुत ज़्यादा बताऊंगा। मैं ये वीडियो बोर्ड पे बनाऊंगा बहुत जल्द,
तो अभी तो ऐसे आप देख लीजिए, क्योंकि कोर्स भी पूरा करना है, तो जूरिस का मैं सोच रहा हूँ कर दूँ, बाकी तो मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, बाकी आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है आपका ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दो प्रकार के ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है, जिसमें एक है नारकोटिक कमिश्नर, दूसरा है एसोसिएटेड ऑफिसर्स। नारकोटिक कमिश्नर्स और एसोसिएटेड ऑफिसर्स ये दो होते हैं, एक नारकोटिक कमिश्नर होगा और दूसरे होते हैं जो भी एसोसिएटेड उनके ऑफिसर्स होते हैं, उनके सहायक ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। इनकी ड्यूटी ये होती है कि नारकोटिक कमिश्नर की ये अपने पावर्स का उपयोग करके जो भी इनका काम है वो उसे परफॉर्म करें। जैसे जहां भी ओपियम पॉपी का कल्टीवेशन हो रहा है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर ये वहां पे देख रेख करें, ठीक है। एंड दे शुड आल्सो परफॉर्म अदर फंक्शन असाइंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हिम। और कहने का मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको काम दिया जाता है वो काम ये करें। नेक्स्ट है दीज ऑफिसर्स should work under the guidance and supervision of the central government। कहने का मतलब ये जो भी ऑफिसर्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंदर काम करते हैं, और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी बोर्ड या कोई अथॉरिटी बनाती है तो उसके बेस पर भी ये लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविजन में ही काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका द नारकोटिक कमिश्नर हैज टू राइट टू एम्पावर एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट अंडर हिम। कहने का मतलब कमिश्नर के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी ऑफिसर को एक राइट दे सकती है, ठीक है, कि चेक करने का राइट दे सकती है कि जहां पे ओपियम का कल्टीवेशन इत्यादि हो रहा है, नारकोटिक ड्रग्स का, वहां पे जाके वो चेक कर सकता है। और इसका काम जो होता है, इसकी अथॉरिटी जो होती है वो नारकोटिक कमिश्नर के पास होती है। वो किसी भी पर्सन को, किसी भी ऑफिसर को एम्पावर कर सकता है एक्सरसाइज करने के लिए उस जगह पे जहां पे नारकोटिक ड्रग्स की डीलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और नेक्स्ट अब बात करते हैं नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी। एक्चुअली कंसल्टेटिव कमेटी जहां भी आप सुनिएगा तो इतना समझ लीजिए, कंसल्टेटिव कमेटी इसलिए बनाई जाती है ताकि वो गवर्नमेंट को एडवाइस दे सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंसल्टेटिव कमेटी का निर्माण करती है, और ये कमेटी जो है देखिएगा लाइन में, दिस कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूएंट टू provide advice to the central government on the matters involving the administration of this act। मतलब इस एक्ट का, एनडीपीएस एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके बेस पर ये कमेटी एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस कमेटी की एक चेयरमैन को अपॉइंट करती है, और इसके 20 मेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन आता है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी में, तो 20 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कमेटी हैज टू राइट टू मीट द गवर्नमेंट एंड द कमेटी वर्क्स ऑन इट्स ओन मेथड। कहने का मतलब कमेटी के पास राइट होता है, देखिए यहां पे मैंने राइट साथ गलत हो गया है, यहाँ पे राइट का मतलब अधिकार होना चाहिए। कमेटी के पास ये अधिकार होता है कि वो सेंट्रल मतलब वो गवर्नमेंट से मिलकर के सारा काम मतलब करे, ठीक। और ये कमेटी के पास ये भी अधिकार होता है कि वो अपना काम खुद अपने मेथड के अनुसार कर सकती है, ठीक। कमेटी और भी बहुत सारे कामों के लिए अथॉराइज्ड होती है, जैसे कैरी आउट इट्स फंक्शन इन इफेक्टिव वे एंड स्टेबलाइज वन और मोर सब कमेटी। दूसरी कमेटी बना सकती है, सब कमेटी का निर्माण कर सकती है, और अपॉइंट सच सब कमिटीज विद मेंबर्स, ठीक। वो मेंबर्स को भी चुन सकते हैं। तो ये हो गया आपका, जो मैंने अभी आपको ऑफिसर्स के बारे में बताया, अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ एनडीपीएस। दोस्तों इसमें आपको 3 चीजें पढ़नी है। पहला पढ़ना है सेक्शन 8 के तहत जो नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस था, इनका प्रोहिबिशन कर दिया गया था, उसी के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। इनको रोक दिया गया था कि इनकी खेती नहीं हो सकती, इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, इनके बारे में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो दूसरा आपको पढ़ना है व्हाट इज द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट कंट्रोल एंड रेगुलेशन, एंड फिर आपको पढ़ना है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू परमिट कंट्रोल एंड रेगुलेशन। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे
देख लेते हैं कि क्या है कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8 ऑफ NDPS एक्ट एनीवन कैन नॉट कल्टीवेट, मैन्युफैक्चर, प्रोसेस, स्टोर्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ द ड्रग एंड सब्सटेंस एक्सपेक्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पज की सेक्शन 8 मतलब इस एक्ट के सेक्शन 8 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर उसको दवा का निर्माण नहीं करना है तो वो NDPS का ना तो कल्टीवेशन कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, उसका धंधा नहीं कर सकता, स्टोर नहीं कर सकता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और अभी उसी NDPS एक्ट के सेक्शन 9 में क्या कहा गया है कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन दी गई है कि भैया आप चाहो, और स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई है कि आप चाहो तो अपनी रेगुलेशन में आप परमिशन दे सकते हो, बट आपका कंट्रोल उस पर होना चाहिए कि लोग कल्टीवेट कर सके, लोग प्रोड्यूस कर सके NDPS को। क्यों इसको प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि ये मेडिसिनल यूज में बहुत काम आता है, मेडिसिन बनती हैं, ठीक। तो चलिए देखिएगा पहले के सेक्शन 8 के तहत क्या क्या चीजों पर रोक थी। 3 चीजों पर रोक थी, आप देखिए बहुत आसान है, आप बस पढ़ते रहिए। नो पर्सन सेल, क्या है इसमें, कोई भी व्यक्ति कल्टीवेट नहीं कर सकता एनी कोका प्लांट, और कोई भी व्यक्ति कोका प्लांट के किसी भी पोर्शन को गैदर नहीं कर सकता अपने पास, ठीक। दूसरा है कि कोई भी पर्सन कल्टीवेट नहीं कर सकता ओपियम पॉपी को, और कोई भी व्यक्ति कैनबिस प्लांट का भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता, गांजा, चरस, भांग इन सब का कल्टीवेशन नहीं कर सकता। तीसरा क्या है आपका, प्रोड्यूस नहीं कर सकता कोई मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस, सेल्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ द नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कोई भी ऐसा पदार्थ मतलब नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का ना तो प्रोडक्शन किया जा सकता है, ना मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, ना उसका धंधा किया जा सकता है, ना सेल किया जा सकता है, ना ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जो कि सेक्शन 8 के तहत बताया गया था। लेकिन अभी सेक्शन 9 के तहत गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि भैया आप काम करवा सकते हो। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर है, मतलब पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ NDPS, ठीक है, एंड ऑपरेशंस कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट बाय मेकिंग रूल्स कंट्रोल एंड रेगुलेट द फॉलोइंग ऑपरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नियम बनाती है और देखिए कुछ फॉलोइंग ऑपरेशंस दिए गए हैं, कुछ चीजें दी गई हैं, उस पर कंट्रोल करती है। सबसे पहला देखिएगा क्या है, कल्टीवेशन ऑफ कोका प्लांट, और यहाँ पे और होना चाहिए, और गैदरिंग ऑफ एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट एंड आल्सो प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कोका प्लांट। रूल्स बना करके गवर्नमेंट के अंडर में ये सारा काम किया जाता है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ द ओपियम पॉपी ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वही चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे हम कल्टीवेशन ओपियम पॉपी का कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ओपियम पॉपी एंड प्रोडक्शन ऑफ द पॉपी एक्स्ट्रा, ठीक, कर सकते हैं। द मैन्युफैक्चर, पोसेशन, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, परचेज, सेल्स, कंजम्पशन आर यूज ऑफ द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। सेम है यार, मतलब कहने का कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और नार्कोटिक ड्रग्स का उपयोग हम कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटीज में। ये 5 चीजें आप दी गई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो कंट्रोल ऑन सर्टेन ऑपरेशंस, कौन कौन सी चीज है इसमें, पहला है कि गवर्नमेंट अपने आप से टाइम टू टाइम लाइसेंस की जो लिमिट है कि आप कितना कल्टीवेट कर सकते हो, कितना प्रोड्यूस कर सकते हो या कितना बेच सकते हो, उसको चेंज कर सकती है, उसको फिक्स कर सकती है टाइम टू टाइम, कभी घटा सकती है, कभी बढ़ा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक प्रकार से कम्युनिकेटर होती है बिटवीन द कल्टीवेटर एंड ऑथराइज्ड ऑफिसर, ठीक है। तो जो कल्टीवेटर और ऑथराइज्ड ऑफिसर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से ही होता है, ठीक। तीसरा है आपका द सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स द प्राइस ऑफ ओपियम पॉपी टाइम टू टाइम। ये आप इंग्लिश समझ रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि वो ओपियम पॉपी का टाइम टू टाइम जो है उसका प्राइस फिक्स करती है, ठीक। लास्ट है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब द फॉर्म एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस एंड परमिट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन, या यहाँ पे प्रिपरेशन होना चाहिए, थोड़ी सी गलती हो गई फ्रेंड्स,
वो इतना ज़्यादा लिखना था कि प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती कभी कभी। प्रिपरेशंस, कल्टिवेशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेल्स, परचेज, कंजम्पशन एंड यूजेस ऑफ द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ठीक है, तो मतलब ये लाइसेंस प्रोवाइड कराती है एक तरह से, आप ये समझ लीजिए। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंट्रोल एंड रेगुलेट एनडीपीएस ऑपरेशंस कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट बाय मेकिंग द रूल्स कंट्रोल एंड रेगुलेट द फॉलोइंग ऑपरेशंस। सेम वही चीज है जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पढ़ी थी, वही स्टेट गवर्नमेंट के लिए होती है। अब इसको पढ़ लीजिएगा, बड़ा आसान सा है, कोई कठिन काम नहीं है। ठीक, एक बार आपको नारकोटिक के बारे में लिखना है और दूसरी बार आपको साइकोट्रोपिक के बारे में लिखना है। तो इस तरह से आप लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा और आपको नंबर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज ऑफ द एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट के तहत कौन कौन सी ऑफेंसेस और पेनाल्टीज होती हैं, इसमें देखिएगा कुछ ऑफेंसेस है और फिर कुछ पेनाल्टीज है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला जो ऑफेंस है देखिएगा क्या है, कंट्रावेंशंस ऑफ प्रोविजंस इन द एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉपी, एस्ट्रा ओपियम पॉपी, कोका प्लांट एंड कोका लीव्स। ठीक, प्रिपेयर्ड ओपियम मैन्युफैक्चर ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मतलब इन जो भी प्रोविजंस है रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ ओपियम पॉपी, कल्टीवेशन ऑफ द ओपियम पॉपी, पॉपी स्ट्रा, ये सारी चीजें नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, अगर उनके प्रोविजन में आप कोई कंट्रावेंशन करते हो तो आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 10 से 20 साल के लिए। मतलब आप 10 से 20 साल के लिए जेल जा सकते हो, कहीं कहीं भी 25 साल के लिए भी है। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा, इलीगल इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो या फिर एक्सटर्नल डीलिंग करते हो नार्कोटिक ड्रग की या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की, या फिर आप अपने प्रेमिसेस को और अपने व्हीकल को यूज करने की परमिशन दे देते हो उन लोगों को जो कि पोसेशन कर रहे हैं, जो कि धंधा कर रहे हैं नार्कोटिक ड्रग्स का, तो ऐसे में भी आप एक ऑफेंस है, इसकी पेनल्टी होती है, बता रहा हूं क्या होती है। और तीसरा आपका है कि अगर एम्बेजलमेंट होता है आपके द्वारा किसी भी कल्टीवेटर का या कल्टीवेटर के लाइसेंस का, अगर आप किसी भी कल्टीवेटर के लाइसेंस को जब्त करके अपना काम कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में यह ऑफेंस होता है। और चौथा आपका देखिएगा, कंट्रावेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैनाबिस प्लांट एंड कैनाबिस अदर देन गांजा। अगर गांजा के अलावा आप कैनाबिस प्लांट के किसी भी पार्ट का उपयोग कर रहे हो तो भी एक ऑफेंस है। तो ये चारों ऑफेंस के लिए आप देखिएगा, चारों ऑफेंस के लिए है एक ही फाइन लगती है, जो कि फाइन कितनी है, 1 से 2 लाख या उससे ज्यादा रुपए की हो सकती है। अगर आप चारों ऑफेंस करते हो, चारों में से किसी एक भी ऑफेंस को करते हो, किसी एक भी प्रॉब्लम आप अगर करते हो तो आपको फाइन लग सकती है 1 से 2 लाख के बीच। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, अगर आप कंट्रावेंशन करते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ, कंट्रावेंशन का मतलब नियम तोड़ना। ठीक है, कंट्रावेंशन करते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ कैनाबिस प्लांट एंड कैनाबिस रिलेटेड टू गांजा, अगर आप गांजा से रिलेटेड कोई काम करते हो तब आपको 5 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट हो सकती है या फिर आपको 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। तीसरा देखिएगा, मतलब नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपके यहाँ आपके दुकान पे, शॉप पे कोई भी व्यक्ति आपके जहां पे आप कल्टीवेशन करते हो, आपके घर कोई आकर के, कोई भी एथोराइज पर्सन आकर के आपसे जो भी आपने डीलिंग करी है, ठीक है, नार्कोटिक ड्रग्स की, उसका अकाउंट मांगता है और आप जो हो आप फेल हो जाते हो, आप उस अकाउंट को सही से उसे नहीं दे पाते हो, सबमिट नहीं कर पाते हो, या आपने अकाउंट बनाया नहीं है सही, या कोई दिक्कत हो गई है, तब आपको लगभग 5 ईयर की जेल हो सकती है, या आपको फाइन लग सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर आप फेल हो जाते हो टू प्रोड्यूस द लाइसेंस परमिट ऑथराइजेशन, अगर कोई भी, देखिए, अगर कोई भी ऑथराइजेशन या ऑथोराइज्ड पर्सन आता है आपके यहाँ, आपके पास, और वो आपसे लाइसेंस मांगता है, तो अगर आप लाइसेंस उसे नहीं देते हो तब आपको 3 साल की जेल और फाइन हो सकती है। और अगर आपने जानबूझकर नियम को तोड़ा है आपके पास लाइसेंस होने के बावजूद, तब भी आपको 3 साल की जेल हो सकती है। देखिए, आप इसे स्क्रीनशॉट क्या लोगे, आप एक काम करना कि इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और वहां पे आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिएगा, अपना ये वाला है चौथा,
illegal possession for personal consumption of codeine, morphine, diacetyl morphine और any narcotic drugs and psychotropic substance। अगर आप अपने लिए इलीगली मंगाते हो, पर्सनली मंगाते हो कोडीन को या कोकेन को, मार्फिन को, डाइसेटिल मार्फिन को या कोई भी नार्कोटिक ड्रग, तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। 5वां देखिएगा, अगर आप इलीगल पोसेशन करते हो फॉर पर्सनल कंजप्शन ऑफ द सब्सटेंस अदर देन दोज मेंशन्ड इन पॉइंट 4, कहने का मतलब अगर आप इन नार्कोटिक ड्रग्स के अलावा जैसे आप गांजा, चरस का इत्यादि का इलीगल पोसेशन करते हो अपने लिए, यहाँ पे पोजीशन है यार, ये पोजीशन नहीं पोसेशन है, मतलब धंधा करते हो, मतलब आप मंगाते हो अपने लिए पर्सनली कंजप्शन के लिए, अगर जैसे गांजा है, चरस है, मतलब नार्कोटिक ड्रग्स के अलावा, ठीक, तो आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने के लिए और फाइन भी लग सकता है। नेक्स्ट और लास्ट देखिएगा, अगर आप इन सभी ऑफेंसेस को बार बार दोहराते हो तो आपको वही सारे पनिशमेंट मिलेंगे जो पहले आपको दिए गए हैं, ठीक। जैसे अगर आपने 2 बार किया, जैसे आपने क्या किया, पहले वाले का कंट्रावेंशन आपने किया एक बार तो आपको 10 साल की जेल हो गई, फिर दोबारा से किया फिर आपको 10 साल की जेल होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये मैंने आपको बताया नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के बारे में। दोस्तों ऐसे थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम समझ में आता है, पर ठीक है, मैं कभी ऐसा वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए बोर्ड का। तो अभी के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।